हेलो स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ को समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी से ओम्स लॉ समझते हैं। एक्टिविटी में एक नाइक्रोम वायर ले लेते हैं। नाइक्रोम वायर जो होता है निकिल क्रोमियम का एलॉय होता है, निकिल क्रोमियम आयरन का। तो एक नाइक्रोम वायर ले लिया हमने, ठीक। अब हमारे पास 3 सेल रहेगी, 1.5 वोल्ट की 3 सेल। और करंट मेजर करने के लिए एक एमीटर ले लेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसको कॉपर वायर से 1.5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। एमीटर से क्या मालूम चलेगा, करंट मालूम चलेगा। और इस नाइक्रोम वायर के अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। तो 1.5 वोल्ट की बैटरी ठीक यूज किया, तो एमीटर से करंट मेजर कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस से वोल्टेज मेजर कर दिया। जो भी वैल्यू आई उसको हमने नोट कर लिया। फिर क्या किया, हमने 1.5 वोल्ट की एक सेल को और लगा दिया। तो ये कितने वोल्ट की हो गई, टोटल हो गई 3 वोल्ट। 1.5 कितना हो गया, 3 वोल्ट हुआ। कितना होगा, अगर 1.5 वोल्ट की एक सेल है और ये भी 1.5 वोल्ट की सेल है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका जवाब दो। इसके लिए क्या करेंगे, हम ए पॉइंट को क्या मान लें, एक पॉइंट को 0 मान लें। अगर ये पॉइंट 0 है तो ये कितना होगा बताओ, कितने वोल्ट की बैटरी है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है। तो ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1.5 वोल्ट का होना चाहिए। तो ये 0 है तो ये कितना होना चाहिए, 1.5। तो ये कितना होना चाहिए, ये कितना है 1.5। ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है। तो इसका पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1.5। ये ऑलरेडी 1.5 है तो ये ज़्यादा पोटेंशियल है, तो ये कितना होना चाहिए, मान लेते हैं x है। तो x माइनस 1.5 शुड बी इक्वल टू 1.5। तो x कितना आ गया, 3 वोल्ट हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, 3 वोल्ट। तो a और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 3 वोल्ट। तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट की सेल की 2 बैटरी लगाया तो वोल्टेज कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें करंट फ्लो करी, फिर से हमने करंट को मेजर किया, रीडिंग लिया, वोल्ट मीटर की रीडिंग लिया, इसको यहाँ पे उतार दिया। फिर हमने एक 1.5 वोल्ट की बैटरी और लगा दी हमने, और फिर इसको मेजर किया, एमीटर मेजर किया, वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया नाइक्रोम वायर के क्रॉस, और एमीटर से करंट मेजर किया। फिर ये रीडिंग नोट कर लिया। फिर हमने क्या किया, ग्राफ पेपर लिया, और ग्राफ पेपर में हमने क्या किया, V वर्सेस I का ग्राफ ड्रा किया। V को ऊपर रखेंगे, ऐसा मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, हम V को नीचे और I को ऊपर भी रख सकते थे। तो हमने V को ऊपर रख दिया और I को नीचे रख दिया, और ये जो पॉइंट मिले इस पॉइंट को हमने ग्राफ पेपर में प्लॉट कर दिया। ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करना आता है आप लोगों को, तो अगर आता है तो आप लोग इसको प्लॉट करिए, नहीं आता है तो किसी मैथ की क्लास में सीख लीजिएगा कि पॉइंट कैसे प्लॉट किया जाता है, ओके। तो ये पॉइंट हमने 3 पॉइंट हमको मिले, 3 पॉइंट हमने प्लॉट किया। फिर इन तीनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो हमने क्या देखा कि ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, ये सब नोट कर लीजिए। ये सब नोट करने के बाद स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है, 10th क्लास
में, अभी तो आप लोग 10th क्लास में ही हैं, फिर भी 9th क्लास में अगर स्ट्रेट लाइन है कोई, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, वी और आई में लीनियर रिलेशन है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब वी और आई में कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन का मतलब अगर हम कहें कि y = ax, तो y = ax का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा। अगर x 0 तो y क्या हो गया, 0 हो गया, x की वैल्यू ले लेंगे तो y की इस तरीके से आएगा, तो हमको ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। इसी तरीके ग्राफ हमको यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे y की जगह क्या है v और x की जगह क्या है i, तो हम ये कह सकते हैं कि v और i में कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है। यानी कि v = क्या आ रहा है, kx, k क्या है, कांस्टेंट है, जैसे a है यहाँ पे कांस्टेंट, वैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, k a कांस्टेंट है। तो इस एक्टिविटी से देखा, x नहीं होगा, ये i होगा, v = ki। तो इस एक्टिविटी से हम क्या देख रहे हैं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यानी कि v = ki, यानी कि v एंड i आर लीनियरली रिलेटेड। तो v/i = क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब v/i = कांस्टेंट का क्या मतलब है, अगर हम v को 2 टाइम्स करेंगे तो i भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर मान लो v को 2 भी कर दें तो i को भी क्या हो जाएगा, 2i, तभी तो ये k ही आएगा ना, 2 से 2 कट गया। अगर v 4 हो गया, 4v हो गया, i 4y, i भी 4i होना चाहिए, तभी 4 से 4 कटेगा, तो v/i = क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो हम v को जितने टाइम्स बढ़ाएंगे i क्या हो जाएगा, उतने टाइम्स बढ़ेगा। इसका मतलब हम इसको ही बोल सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, यही ओम्स लॉ है, ठीक है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i क्या है, ये ओम्स लॉ है। इस ओम्स लॉ की कंडीशन में हमने फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखा है। फिजिकल का जो हमने एक्टिविटी की थी, उस एक्टिविटी में फिजिकल कंडीशन को क्या रखा है, कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि हमने नाइक्रोम वायर के मटेरियल को चेंज नहीं किया, नाइक्रोम वायर की लेंथ को चेंज नहीं किया, नाइक्रोम वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को नहीं चेंज किया, टेम्परेचर को नहीं चेंज किया। तो उस कंडीशन में v जो है वो i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यही ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ का अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये होगा कि फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू दी कंडक्टर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये ओम्स लॉ हो गया। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो v is directly proportional to i, v is equal to ki, then v/i is equal to k, and this k is called r, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। This constant is called resistance, r is called resistance। ठीक है, एक्चुअली में v/i is equal to r होता ही है, v/i is equal to r is an equation and v/i is equal to k is Ohm's law। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। v/i is equal to r is always true, but v/i is equal to k is not necessary, it is true everywhere। क्योंकि अगर कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जहाँ पे v/i is equal to k जो है वो ओम्स लॉ कंडक्टर के लिए वैलिड है, तो v/i is equal to k ये कंडक्टर के लिए, बट v/i is equal to r हर जगह होगा। ओके, चलो, तो ये हो गया रेजिस्टेंस की बात हो गई यहाँ पर। अब ये जो r इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट बताओ, यूनिट ऑफ r, वोल्ट, v की यूनिट क्या होगी, वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसको बोलते हैं ओम, और इसका सिंबल है, इसका सिंबल है ये ग्रीक लेटर ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन एसआई सिस्टम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड सिंबल क्या है ये। ठीक है, अगर 1 ओम की बात करें तो 1 ओम इक्वल टू क्या होगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यही होगा। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगी, तो
उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, इसके लिए एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी और करते हैं। तो एक नाइक्रोम वायर लेते हैं, नाइक्रोम वायर की लेंथ ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर लेंथ ले लेते हैं और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। और करंट मेजर कर लेते हैं और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया वोल्ट मीटर से, प्रेस ऑन कर लिया। ठीक है, जो भी वैल्यू आई मेजर कर लिया, यहाँ पे V और I की वैल्यू मेजर कर लिया। फिर क्या किया, फिर हमने नाइक्रोम वायर लिया और नाइक्रोम वायर की लेंथ क्या है, हमने कर दिया 4 सेंटीमीटर। नाइक्रोम वायर की लेंथ क्या कर दिया हमने, 4 सेंटीमीटर कर दिया। सेंटीमीटर कर दिया। फिर यही सेटअप बनाया, फिर से बैटरी लगाया, एमीटर लगाया, वोल्ट मीटर लगाया। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। प्लस माइनस कैसे लगेगा, करंट हाई से लो फ्लो करेगी तो हाई की तरफ प्लस, लो की तरफ माइनस लग गया। फिर हमने V और I मेजर कर लिया। तो हमने देखा क्या, हमने क्या देखा कि V में तो कोई चेंज नहीं आया, I जो है वो हाफ हो गया, यानी कि लेंथ को डबल करने से I क्या हो गया, हाफ हो गया। ध्यान समझना इस बात को। अगर हम इसका रेजिस्टेंस निकालें और इसका रेजिस्टेंस निकालें तो पहली रीडिंग में रेजिस्टेंस कितना आएगा, जैसे मान लेते हैं V आ रहा था 1.5 वोल्ट, करंट आ रही थी 2 एम्पियर। V आ रहा था और करंट आ रही थी, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, V/I 1.5/2। फिर हमने क्या किया, इसकी लेंथ को डबल कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम था, करंट 1 एम्पियर हो गई, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1.5/1। तो हम क्या देख रहे हैं, रेजिस्टेंस डबल हो गया कि नहीं। पहले 1.5/2 था, 1.5/1.2 क्या हो गया, 0.75 हो गया, और ये क्या हो गया 1.5, ये डबल हो गया कि नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर लेंथ, नाइक्रोम वायर की लेंथ को हम डबल कर दे रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। फिर हमने क्या किया, एक 2 सेंटीमीटर का नाइक्रोम वायर लिया, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया और फिर हमने यही सेटअप लगाया और फिर वोल्ट मीटर मेजर किया और करंट मेजर किया। तो यहाँ पे देखो, इस कंडीशन में जब ये पुराना क्रॉस सेक्शन एरिया था तो ये रीडिंग थी 1.5 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर थी। अगर हमने एरिया को ठीक कर दिया तो करंट जो है वो हो गई 1.5, करंट हो गई 4 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1.5/4। ये 1.5/2, ये क्या है 1.5/4। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया कि डबल हो गया। यहाँ से देखो रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ, यानी कि एरिया को ज़्यादा करने से, एरिया को डबल करने से रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो किसी भी मटेरियल की अगर हम बात करें तो किसी पर्टिकुलर मटेरियल में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इसको लिख लो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर।
और किसी कंडक्टर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। कोई भी कंडक्टर है तो टेम्परेचर को, अब ये क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को एडवांस स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि आपके सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। इसलिए आप लोग इतना जान लीजिए कि कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और मटेरियल पे डिपेंड करता है, जैसे नाइक्रोम वायर लिया तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस अलग होगा, हर मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस हमने क्या देखा, 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसकी बात करते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अपन और 2 को कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, R इक्वल टू रो L अपॉन, इसको रो बोलते हैं, ये कांस्टेंट लगाया है तो कांस्टेंट क्या कहलाएगा, इसको रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो, RHO रो। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। बात समझ में आ गई। तो रो इज सेड टू बी रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब रो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, रो है क्या, इसको समझने की कोशिश करें हम लोग। तो रो इक्वल टू क्या आ रहा है, रो इक्वल टू हो रहा है RA अपॉन L। ठीक, RA अपॉन L। तो इसकी यूनिट पहले बताओ क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर। तो यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। R को रख लेते हैं 1 ओम, नहीं सॉरी, A को रख लेते हैं 1, L को रख लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, L को रख लेते हैं 1। तो रो इक्वल टू क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग विच इज रेजिस्टेंस। और किस केस में रेजिस्टेंस है ये, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 हो और लेंथ क्या हो, 1 हो। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। लिखना है, लिख लो कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, अब रेजिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, तो रेजिस्टिविटी किस किस चीज, जिस चीज, भाई रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस, तो जिस चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उस चीज पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। किस किस चीज पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल। लेकिन ये जो आखिरी में 2 स्टेटमेंट बोला है वो सही बोला है या गलत बोला है, इस बात को आप लोग जवाब दीजिए। यही एक अंतर है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, इसीलिए रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है, देखो मान लेते हैं रो इक्वल टू क्या है, RA अपॉन L। रो इक्वल टू RA अपॉन L है। तो अगर मान लेते हैं किसी का रेजिस्टेंस 5 ओम है, रेजिस्टेंस 5 ओम है, एरिया 2 है, लेंथ 1 है, तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी, 10 ओम मीटर। मतलब रेजिस्टेंस 5 ओम है, एरिया 2 मीटर स्क्वायर है और लेंथ क्या है, 1 मीटर है, तो रेजिस्टिविटी कितनी आ गई, 10 ओम आ गई। अब हमको ये देखना है कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है कि नहीं। हमने क्या कर दिया, एरिया को हाफ कर दिया, तब रेजिस्टिविटी कितनी हुई, देखो एरिया को हाफ कर दिया। अगर एरिया को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ से देखो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर हमने एरिया को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस हो गया 10, एरिया हो गया हाफ, 1 कितना आ रहा है, 10 ओम मीटर।
तो क्या एरिया चेंज करने पर रेजिस्टिविटी चेंज हुई? पहले भी 10 ओम मीटर आ रहा था, अब भी 10 ओम मीटर आ रहा है। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन दी एरिया। ओके, अब मान लेते हैं लेंथ को डबल कर दिया, तो लेंथ को डबल कर दिया तो लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो 10 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट के कितना आ गया? तो रेजिस्टिविटी आल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन दी लेंथ ऑफ द मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ द मटेरियल, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी इसीलिए डिफाइन ही की जाती है क्योंकि ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं कर सकती है। अगर हमको टेबल बनानी हो तो हम रेजिस्टेंस की टेबल नहीं बना सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस मान लीजिए कॉपर की बात करें, मान लो हमको एक वायरिंग करनी है, अब वायरिंग करनी तो हम कहें कि कॉपर अच्छा पड़ेगा कि एल्यूमिनियम अच्छा पड़ेगा, तो हमारा आंसर कॉपर अच्छा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करें, ठीक है, तो अगर क्या बोलते हैं कॉपर का हमने 10 मीटर वायर ले लिया और एल्यूमिनियम का 1 मीटर वायर ले लिया, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है? कॉपर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो लेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, तो रेजिस्टिविटी कॉपर की हमेशा एल्यूमिनियम से क्या रहेगी? कम रहेगी। हम चाहे जितनी लेंथ का कॉपर वायर लें, चाहे जितनी लेंथ का एल्यूमिनियम वायर लें, बिकॉज रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन दी लेंथ ऑफ दी मटेरियल। इसलिए हम लोग रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात नहीं करते हैं। ओके, टेबल है, टेबल देख लीजिएगा। टेबल में क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस जो है दिया रहेगा, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी दी रहेगी। सबसे कम रेजिस्टिविटी कंडक्टर की होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है? इंसुलेटर की होती है। सिल्वर की सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है, उसके बाद कॉपर की होती है। तो टेबल है, जैसे जैसे मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो टेबल के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टिविटी मटेरियल की बताते हैं। ठीक है, तो ये था क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। अच्छा, रेजिस्टेंस है क्या, हम कैसे डिफाइन करने की बात करें, अगर हम फिजिक्स की वर्ड की मतलब फिजिक्स में रेजिस्टेंस क्या है इसको कैसे समझें, तो हमने क्या देखा, हमारे पास फार्मूला है V/I/R। ठीक है, अब एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी में क्या करते हैं कि क्या बोलते हैं, हम एक नाइक्रोम वायर ले लेते हैं और इसको 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, एमीटर लगा देते हैं, वोल्ट मीटर लगा देते हैं, करंट मेजर कर लिया। नाइक्रोम वायर ले लिया हमने, फिर क्या किया, नाइक्रोम वायर को हटा दिया, कॉपर वायर ले लिया, फिर हमने करंट को मेजर किया, रीडिंग नोट करते चले गए। करंट जो भी आ रही, वोल्ट मीटर में मतलब नहीं है, रीडिंग जो भी आ रही हमने नोट करते गए। फिर हमने एक 10 वाट का बल्ब ले लिया, 10 वाट का एक बल्ब लगा दिया, फिर करंट मेजर कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से 3 मटेरियल हमने देखे, एक था नाइक्रोम वायर, एक था कॉपर वायर और एक था क्या बोलते हैं 10 वाट का बल्ब। सबसे ज़्यादा करंट हमने क्या देखा कि जो रीडिंग आई है उसमें सबसे ज़्यादा करंट हमने कॉपर, वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सब में इक्वल है, क्योंकि ये तो सेम लगा हुआ है ना 2 वोल्ट की बैटरी, तो V तो सब जगह सेम है, V इज कांस्टेंट, V/I/R में V क्या है, कांस्टेंट है। हम क्या देख रहे हैं, I चेंज हो रहा है। I चेंज हो रहा है का मतलब कॉपर वायर में सबसे ज़्यादा I है और सबसे कम I 10 वाट के बल्ब में है। सबसे कम I किस में है, 10 वाट के बल्ब में है, और इसके और कौन सा लगाया था, नाइक्रोम वायर लगाया था, तो उसमें I जो है वो कॉपर वायर से कम है और 10 वाट से ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर ऐसे देखें तो सबसे ज़्यादा करंट किस में है, कॉपर वायर में, उसके बाद नाइक्रोम वायर में है और उसके बाद किस में है, बल्ब में है। ठीक है, तो ये करंट क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। हम ऐसे दिखा रहे हैं ताकि करंट क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो करंट इस तरीके से डिक्रीज कर रही है। अगर हम V/I की बात करें, V/I/R में V क्या है, कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो V क्या हो गया, IR हो गया।
तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है? V तो कांस्टेंट है, कॉपर में I सबसे ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम, तभी तो V2 आएगा। V की वैल्यू क्या है? 2 है, V की वैल्यू 2 है, और V की वैल्यू 2 है, और I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू जो भी मान लेते हैं, I की वैल्यू क्या है? 4 है, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2/4 आ गया। फिर नाइक्रोम वायर में I की वैल्यू और कम हो गई, तो R कितना हो गया? R हो गया 2/2, मान लेते हैं करंट जो है वो 2 हो गई, तो यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे कितना है? 1 है। फिर बल्ब में करंट और कम हो गई, तो 2 मान लेते हैं 1 हो गई, तो 2 हो, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। करंट कम हो रही, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फॉर ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम ये लिख सकते हैं कि फॉर कांस्टेंट V I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगी? कम होगी। हमने इससे पहले बताया था करंट किसी वायर में, कंडक्टिंग वायर में कैसे फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन चलता है, टकराता है, चलता है, टकराता है, तो कोलिजन से इलेक्ट्रॉन चलता है। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में दिक्कत हो रही है, यानी कि कोलिजन ज़्यादा हो रहा है। बात समझ में आ गई? कोलिजन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये जो कंडक्टर है ये करंट के फ्लो करने को क्या कर रहा है? रोक रहा है, करंट को फ्लो में ज़्यादा रोक रहा है। तो ज़्यादा कौन रोक रहा है? 10 वाट का बल्ब ज़्यादा रोक रहा है, निकिल कम रोक रहा है, सबसे कम कौन रोक रहा है? कॉपर। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।